Hello students, good evening to all of you. Now in this session we are going to start chapter 7, a very new and very crucial chapter according to NCERT, according to your boards, according to your NEET examination. So as all of you know that what is evolution? Evolution is the evolving of a new species, of a population, right? It means addition of some characters, deletion of some characters for the beneficial of the species, right? So it is known as evolution. Means to evolve, to become the superior, उसको क्या बोलते हैं? evolution बोलते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम चैप्टर पहले देखते हैं. इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे. हम लोग इसमें स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ कैसे बनी है, evolution in life forms, a theory, what are the evidences of evolution, adaptive radiation, biological evolution, mechanism of evolution, Hardy-Weinberg principle, very important, brief account of evolution and evolution of human beings, Homo sapiens. So starting from very beginning, एक एक लाइन पढ़ेंगे, स्टोरी की तरह से पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये पढ़ने के लिए. सो एज यू ऑल नो दैट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ. यानी कि हिस्ट्री में क्या था, शुरुआत में लाइफ जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुई, किस तरीके से लाइफ हमारी अर्थ पे आई, किस तरीके से पहले क्या कंडीशंस थी, अभी क्या कंडीशंस हैं, और किस तरीके से कंडीशंस जब चेंज होती हैं किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो किस तरीके से कोई भी स्पीसीज़ अपने आप में चेंजेस लाती है और उस स्पीसीज़ से न्यू स्पीसीज़ बनती हैं, फिर उनसे फर्दर न्यू स्पीसीज़ बनती हैं. तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. तो एग्जैक्टली क्या है इवोल्यूशन? तो अगर आप फ्लोरा और फोनो का देखें कि मिलियंस ऑफ ईयर में क्या क्या चेंजेस आए हैं. फ्लोरा मीन्स द ऑल द प्लांट्स एंड फोना मीन्स ऑल द एनिमल्स. तो क्या क्या चेंजेस आए हैं तो हम उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं लाइफ में आए हैं. सो इवोल्यूशन जो है वो अर्थ का भी हुआ है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स का होता है, वो अर्थ का भी हुआ है. भाई अर्थ जो है वो सबसे शुरू में जब बनी होगी तो वो शायद उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, शायद पानी भी इतना नहीं होगा, वाटर अगर होगा भी तो सिर्फ वो वेपर्स की फॉर्म में होगा, और मे बी सॉइल भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, रॉक्स होंगे, ठीक है. गैसेस में सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन बाद में बना होगा. जो इवोल्यूशन है अर्थ का भी हुआ है, ठीक है. नाउ स्टार्स, यूनिवर्स, सभी चीज़ों का इवोल्यूशन होता है. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी ही अच्छी स्टोरी है जानने के लिए कि किस तरीके से लाइफ जो है वो फॉर्म हुई है अर्थ पर, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो फैली है अर्थ पर, और क्या हमारा यूनिवर्स क्या है, किस तरीके से हमारी अर्थ बनी है. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का भी. हम लोग शुरू से ही जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि हम लोग अर्थ पर कैसे आए हैं, अर्थ कैसे आई है, क्या हुआ होगा कि अर्थ बनी है, ठीक है. तो कुछ लोगों के तो पेरेंट्स वगैरह भी शायद बताते होंगे कि भगवान ने बनाया है. तो कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू अवर NCERT बायोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी द ओरिजिन ऑफ लाइफ. सो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अपने चारों तरफ देखते हैं कि आकाश में देखते हैं सितारे दिखते हैं, हमें तारे दिखते हैं, और बहुत दूर दूर होते हैं, लाइट ईयर्स में इनका डिस्टेंस होता है. लाइट ईयर समझते हो कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उतना. तो स्पीड ऑफ लाइट फिज़िक्स में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, 3×10⁸ है शायद, एक सेकंड में. तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है डेट इज़ 1 लाइट ईयर, और हज़ारों लाइट ईयर दूर तक
भी प्लैनेट्स होते हैं, उनका भी हम लोग देखते हैं बहुत दूर दूर से जो छोटे छोटे तारे सितारे नज़र आते हैं, वो एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े हैं, हमारी अर्थ से भी हज़ारों गुना बड़े हैं। सो ये सब जो है ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम अपनी बायोलॉजी में थोड़ा आ जाते हैं वापस। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझ में आता है कि जो हमारी अर्थ है वो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, राइट। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मिलियन नहीं है ये, बिलियन, समझ रहे हैं। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड एज है हमारी अर्थ की। बहुत सारी गैलेक्सीज़ जो हैं वो हमारी यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, और गैस है, क्लाउड्स की फॉर्म में, डस्ट है। अब क्या दिया हुआ है इसमें, बिग बैंग थ्योरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो बिग बैंग थ्योरी में हम समझेंगे कि एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ था हमारे यूनिवर्स में, कि जिसकी वजह से शायद कोई एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट जो है वो या तो टूट गया, या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपस में इकट्ठा हो गए किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ, यूनिवर्स बना, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिसकी वजह से हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी बनी, और बाकी जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं वो बनी, प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, सन बने, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं हम कि एक ह्यूज एक्सप्लोज़न हुआ होगा, और जिसकी वजह से ये सब बना। अब जब ये एक्सप्लोज़न हुआ होगा तो बहुत सारी गैसेस जो हैं वो भी रिलीज़ हुई, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, और फिर कुछ टाइम बाद ये कंडेंसेशन हुआ इनमें। तो गैसेस का जब कंडेंसेशन होता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है, देन फर्दर कंडेंसेशन होता है तो वो सॉलिड में चेंज होते हैं। तो इस तरीके से गैलेक्सीज़ बनी, देन सोलर सिस्टम बना, मिल्की वे गैलेक्सी बनी। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ही बन चुकी थी। उस वक्त हमारी अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे का देखते हैं, जैसे सैटर्न का देखते हैं, यूरेनस का देखते हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके से अभी फ़िलहाल कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो उस वक्त हमारी अर्थ पर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं हुआ था। बाद में वाटर वेपर्स, मीथेन, CH3, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब रिलीज़ होते रहे, और कुछ UV रेज़ की वजह से जो सन से UV रेज़ आती हैं तो उससे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक बहुत ही लाइटर, बहुत ही उसका मास जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 है। तो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब फॉर्म हुए, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। हमारी अर्थ के ऊपर क्या बना, एटमॉस्फेयर बना। तो देख लेते हैं हम, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। और जब जैसे जैसे इसके ऊपर हमारा जो है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जितने भी लाइटर गैसेस हैं, अमोनिया है, और CO2 है, मीथेन है, तो इसकी वजह से हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या बना, एटमॉस्फेयर बना, इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर बनना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ी फिर जैसे जैसे टाइम पास होता गया ये कूल होती गई, यानी कि ये ठंडी होती गई हमारी अर्थ। अब जब ठंडी होती गई तो इसमें वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ। वाटर वेपर्स जो थी वो यहाँ पर जब इकट्ठा हुई, तो जब कूलिंग हुई तो कूलिंग की वजह से रेन की फॉर्म में वाटर वेपर जो है वो नीचे धरती पर आ गई, जिसकी वजह से पानी जो है वो हमारी अर्थ पर आ गया, और यहाँ पर ओशियंस बन गए, ठीक है, राइट। ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। अब हमारी अर्थ जो है वो एक बिल्कुल राउंड नहीं है, मतलब वैसे तो राउंड है, लेकिन उसमें कुछ डिप्रेशंस हैं, जहाँ डिप्रेशंस हैं वहाँ पर पानी भर गया, कुछ एलिवेशंस हैं, जहाँ पर एलिवेशंस हैं वहाँ पर पहाड़ टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो स्टार्ट हो गए बनने, ठीक है। तो अगर हम
आउटर स्पेस से देखते हैं मैंने दिल्ली वाला पार्ट देखा है, तो उनको दिखाई देता है कि किस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है। ठीक है, अब बात यहाँ तक की बात हो गई कि हमारी अर्थ जो है वो किस तरीके से फॉर्म हुई, किस तरीके से एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, कैसे पानी का फॉर्मेशन हुआ, कैसे समुद्र बने, कैसे पहाड़ बने, किस तरीके से जो रॉक्स हैं वो उनका वेदरिंग हुआ, किस तरीके से सोइल का फॉर्मेशन हुआ, ये सब तो होता रहा। और इसमें भी बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ही हो गया। लेकिन उसके बाद लाइफ जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुई यहाँ पर हमारी अर्थ पर, तो कुछ ग्रीक थिंकर्स बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि भगवान ने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है, विष्णु ने बनाया है। तो ग्रीक थिंकर्स भी बोलते हैं कि कुछ स्पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर्स थे छोटे छोटे, तो वो दूसरे प्लैनेट से हमारी अर्थ पर आए, जिसे नाम दिया गया है पैनस्पर्मिया। और ये सूटेबल एटमॉस्फेयर जब भी आया होगा तो ये पैनस्पर्मिया से लाइफ बनी। ठीक है, कुछ ने ये माना कि जो लाइफ है वो सड़ी गली चीज़ों से अपने आप ही जनरेट हो गई, जैसे कीचड़ है, स्ट्रो, मड। ठीक है, तो इन सब से स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो गई, अपने आप ही जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये भी एक मानना था किसका, एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेडी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो कि उन्होंने एक रोटन मीट लिया था, तो उसको उन्होंने क्या किया था, कवर कर दिया था। ठीक है, 2 प्लेट्स में लिया था उन्होंने रोटन मीट, और उसको उन्होंने एक को कवर कर दिया था और एक को उन्होंने कवर नहीं किया था, फ्रांसिस्को रेडी ने। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने कवर कर दिया था उसमें तो कोई भी लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जो अनकवर्ड था उसमें छोटे छोटे मैगोट्स यानी कि कीड़े हो गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो कवरिंग थी एक्चुअल में ये कवरिंग की वजह से इसमें जो मैगट्स नहीं हुए हैं, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मक्खियाँ नहीं आई हैं, और मक्खियाँ नहीं आई हैं तो उनके लार्वेज जो हैं वो भी यहाँ पर नहीं आए हैं। ठीक है, तो इससे उन्होंने पता लगाया कि लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि अपने आप ही जनरेट नहीं होती है, लाइफ से ही लाइफ जनरेट होती है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया अगर किसी भी चीज़ में जनरेट हो रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से हो रहे हैं, और वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, या तो वो हवा से होते हैं, या पानी से होते हैं, या कॉन्टामिनेशन से होते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करके रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया जनरेट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद लुईस पास्चर जो थे उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने एक टेक्निक भी दी थी पास्चराइजेशन में उन्होंने यही टेक्निक दी थी कि अगर हम किसी भी चीज़ को पास्चराइज़ कर लेते हैं, पास्चराइज़ यानी कि हीट किल कर देते हैं सभी के सभी जर्म्स को, और उसको एयर टाइट कर देते हैं किसी भी कंटेनर में, तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, देखो ख़राब तो होगी ही, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आजकल आप लोग उसको रोक नहीं सकते हैं कहीं से भी, लेकिन उसका जो रेट होता है, ठीक है, अगर खुला हुआ दूध आपने बिना गर्म करे हुए खुला हुआ दूध रखा है तो वो सुबह से लेकर शाम तक ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हीट कर दोगे, बार बार बॉईल करोगे, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते रहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते रहेंगे तो उसके ख़राब होने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाएगी। तो आप उसको बार बार गर्म करके, बार बार उबाल के उसको 3 to 4 डेज़ तक भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये पास्चराइजेशन की टेक्निक किसने दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी। उन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी तैयार किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लाइफ जो होती है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हो जाती किसी भी चीज़ से, किसी भी सड़ी गली चीज़ से स्पॉन्टेनियसली लाइफ जनरेट नहीं हो जाती। लाइफ को जनरेट होने के लिए लाइफ की ही रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, फिर चाहे वो एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया किससे आएगा, बैक्टीरिया से ही आएगा। प्लांट है तो वो प्लांट जो है वो किसी या तो सीड से आएगा, ऐसे ही अपने आप नहीं उग जाता है प्लांट भी। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने पेरेंट्स से ही आते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है तभी उनकी न्यू जनरेशन फॉर्म होती है। खुद से ही कोई भी चीज़ अपने आप ही उत्पन्न नहीं हो जाती है, ये उनका कहना था। तो उन्होंने क्या किया कि एक फ्लास्क लिया और उसके अंदर उन्होंने रोटन मीट या फिर कुछ भी जो रोटन चीज़ थी उसको रखा, दूसरी जो थी उसको उन्होंने हीट किल रखे और एयर टाइट करके रख दिया। तो उन्होंने ये देखा कि जो फ्लास्क जो था जो कि स्टरलाइज था और एयर टाइट
जो उसका ढक्कन था उससे बंद था, उसमें लाइफ जो थी वो जनरेट नहीं हुई, बल्कि उसमें जनरेट हुई जो कि उन्होंने पाश्चराइज यानी कि हीट किल नहीं किया था। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था ओपरेन और हेल्डेन एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली ओपरेन और हेल्डेन हाइपोथेसिस कि लाइफ जो है वो अर्थ पे किस तरीके से फॉर्म हुई है। तो उन्होंने ये बताया कि लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली फॉर्म नहीं हुई है, लाइफ को फॉर्म होने के लिए कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट रही होगी। सबसे पहले उन केमिकल्स का जो है वो डिग्रेडेशन हुआ होगा, डिग्रेडेशन होने के बाद उनसे न्यू केमिकल्स सिंथेसाइज हुए होंगे, जैसे बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स और कुछ अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये फॉर्म हुए होंगे। उनसे कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर बने होंगे और वो सेलुलर स्ट्रक्चर फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुए होंगे। तो इस तरीके से लाइफ जो है वो जनरेट हुई है अर्थ पर। तो ये ओपरेन और हेल्डेन की हाइपोथेसिस थी कि जैसे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स, H2O, तो उनके ही कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरेट हुए हैं, यानी कि लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही आई है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसी से ही लाइफ का जनरेशन होता है। तो आप लोगों ने भी पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर चाहे वो प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, या फिर हमारा प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, तो सभी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई होती हैं? सभी चीज़ें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनी होती हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। यही चीज़ें जो होती हैं अगर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हैं तो उसी से ही कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं, प्रोटीन भी बनती हैं, अमीनो एसिड्स भी बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स भी बनते हैं। तो यही उन्होंने हाइपोथेसिस रखी थी कि जो लाइफ है वो किससे आई है? नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई है, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आई है। उन्हीं से ही आरएनए बना है, प्रोटीन बना है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, सेल्स बने, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो प्रोकार्योटिक सेल बने, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो यूकार्योटिक सेल बने। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस रखी थी। उसके बाद इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था स्टेनली मिलर ने। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलर एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कई बार 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द मिलर्स एक्सपेरिमेंट या फिर राइट अबाउट द मिलर एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।